ये कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से। यहाँ पर हम एक लड़की को स्कूल में देखते हैं जिसका नाम जेनी है। वो अपने छोटे भाई जॉन के साथ उसी स्कूल में पढ़ती है। जेनी के फादर एक एम्प्लॉय हैं जो इसी शहर की एक ऑफिस में काम करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि उसके फादर उन्हें शहर से दूर एक बंजर रेगिस्तान में ले जा रहे होते हैं। ये दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में ही होते हैं। दरअसल इन्हें काफी वक्त हो गया होता है एक साथ बाहर गए हुए, इसलिए वो इनको पिकनिक पे ले जा रहे होते हैं। लेकिन आज जेनी को अपने फादर का बिहेवियर थोड़ा सा अलग लग रहा होता है। वो कभी गाड़ी चालू करते हैं तो कभी थोड़ी देर बाद बंद कर देते हैं। इसी दौरान जॉन गाड़ी से निकलकर बाहर भागने लगता है। उसके फादर कहते हैं कि हम अपना कैंप इसी जगह पे लगाएंगे। वो अपने साथ खाने का सामान भी लाए होते हैं। जेनी उसे निकालकर गाड़ी से बाहर रखती है और उसके फादर अभी भी गाड़ी में बैठे होते हैं। जेनी अपने साथ एक रेडियो भी लाई होती है। अब उसके फादर गाड़ी में बैठकर अपने बेटे को दूरबीन से देख रहे होते हैं। तभी जेनी देखती है कि उसके फादर उसके भाई पे बंदूक से निशाना लगा रहे हैं और वो उसे शूट करने लगते हैं। अब इससे पहले कि उसको गोली लगती तभी जेनी आकर उसे पत्थरों के पीछे छुपा देती है। तभी जॉन यानी कि उसके छोटे भाई को लगता है कि वो सब कोई खेल खेल रहे हैं। जेनी उसे कुछ नहीं बताती, पर अब जेनी को पता चल चुका है कि उसका फादर इन दोनों को मारना चाहते हैं। वो अपने भाई को लेकर वहाँ से छुपकर भागने लगती है। वो देखती है कि उसके फादर गाड़ी से पेट्रोल का गैलन निकालते हैं और उसे गाड़ी पर छिड़क कर आग लगा देते हैं और खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेते हैं। दरअसल जेनी के फादर काफी दिनों से डिप्रेशन में थे, इसलिए वो अपने साथ जेनी और जॉन को भी मारना चाहते थे। जेनी ये देखकर काफी डर जाती है और अपने पिकनिक स्पॉट से कुछ खाने पीने का सामान लेकर अपने भाई के साथ यहाँ से निकल जाती है। जॉन के पूछने पे वो कुछ भी नहीं बताती और वो उस बंजर रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगती है। अब चलते चलते रात हो जाती है। उनके पास थोड़ा सा कैन फूड होता है, वो उन्हें खाकर गुजारा कर लेते हैं और वहीं रुक कर सो जाते हैं। अब अगली सुबह उठकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। वो काफी ऊंचाई की तरफ पहुंच जाते हैं। वहां से देखने के बाद सामने बस दूर दूर तक बंजर रेगिस्तान नजर आ रहा था। ये एक जगह रुक जाते हैं। अब इनके पास आखिरी कैन फूड बचा होता है, ये उसे भी खा लेते हैं। यानी कि अब इनके पास खाने के लिए कोई भी चीज नहीं है। ये रेगिस्तान में भटक चुके हैं। यह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा रेगिस्तान होता है कि यहाँ से बिना नक्शे के निकलना तकरीबन नामुमकिन है। अब इसके बाद रात बीत जाती है। आज इन्हें यहाँ 3 दिन गुजर चुके हैं। प्यास की वजह से अब इनकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। जॉन थक कर वहीं लेट जाता है। अब वो चलने की हालत में नहीं होता है। जेनी उसे अपने कंधे पे उठाकर आगे बढ़ने लगती है, पर अब जेनी भी काफी थक गई होती है। जेनी उसे कहती है कि वो उठे और उसके साथ आगे बढ़े। पानी न मिलने की वजह से जॉन की आंखें बंद होने लगती है। तभी दूर जेनी को एक पेड़ दिखाई देता है। वो सोचती है कि वहाँ थोड़ी दूर रुककर आराम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जब उस पेड़ के पास पहुँचते हैं तो उस पेड़ पे कुछ फल लटक रहे होते हैं और वहीं उस पेड़ के नीचे काफी पानी जमा होता है, जिसे ये देखकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ये लगता है कि यह फल जहरीला भी हो सकता है, पर तभी ये देखते हैं कि कुछ बर्ड्स भी उस फल को खा रहे होते हैं। ये दोनों वहीं रुककर अपना पूरा दिन गुजारते हैं और रात को वहीं पे सो जाते हैं। अब अगली सुबह जेनी उठकर देखती है कि वहाँ का सारा पानी सूख चुका है। ये देखकर वो काफी मायूस हो जाती है और अब पेड़ पर जो थोड़े बहुत फल होते हैं वो भी खत्म हो चुके हैं। इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि एक रात में इतना सारा पानी कैसे सूख गया। जॉन पूछता है कि आज वो किसी दिशा में सफर करेंगे। जेनी कहती है कि वो यहीं रुकेंगे और मदद का इंतजार करेंगे। जॉन और सफर नहीं करना चाहता। वो इतनी धूप में काफी थक चुका है। अब इसके बाद दोपहर के टाइम पर वो वहीं पे ही आराम कर रहे होते हैं कि तभी दूर ऊंचाई पर एक आदमी उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। दरअसल ये एक शिकारी होता है जो उसी रेगिस्तान में अकेले शिकार कर रहा होता है। वो उनकी तरफ आता है और अपनी जबान में उनसे पूछता है, लेकिन जेनी को उसकी जबान समझ नहीं आती और न ही उस लड़के को इंग्लिश आती है। थोड़ी देर बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जेनी उसे रोकती है और वो उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आता। तब जॉन उसे इशारों में समझाता है कि उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए, जिसके बाद वो समझ जाता है कि इन्हें पीने के लिए पानी चाहिए। वो उस पेड़ के पास जाता है और गीली मिट्टी में एक लकड़ी का पाइप डालता है और मुंह से खींचकर पानी को ऊपर ले आता है। दरअसल ये पानी सूखा हुआ नहीं होता, वो अंदर बैठ गया होता है। ये दोनों पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके बाद वहाँ से वो दोनों उस लड़के के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में इन्हें काफी सारे ऊंट भी दिखाई देते हैं। वो लड़का कंगारू का शिकार करता है और उसके बाद
साथ उसका मीट पकाता है। यहाँ पर जॉन के पास एक खिलौना होता है, वो एक ब्रिटिश सोल्जर होता है। वो लड़का उस खिलौने को फेंक देता है क्योंकि उसे ब्रिटिशर से नफरत होती है, क्योंकि उन्होंने उसकी सारी फैमिली को खत्म कर दिया था। वो लड़का मीट पकाते हुए काफी सारी बातें बोल रहा होता है, लेकिन जेनी को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद वो वहाँ पर साथ में काफी खेलते हैं। गर्मी से जॉन के पीठ पे छाले पड़ गए होते हैं। वो लड़का जानवर को मार के उसका खून गर्म करता है और जेनी के पीठ पर लगा देता है। ऐसा करने से उसके छाले ठीक हो जाएंगे। अब वो उसके साथ आगे सफर में निकल जाते हैं। वो लड़का उन्हें एक लकड़ी की छतरी बनाकर देता है ताकि वो धूप से बच सके। जॉन उस लड़के से इशारों में बात करने लगता है और वो लड़का भी जॉन की बातों को थोड़ा बहुत समझने लगता है। वो लड़का आगे पत्थरों पर काफी साइन बनाता है ताकि वो उन्हें अपने सिविलाइजेशन के बारे में समझा सके, उनके बारे में बता सके। जेनी को लगता है कि शायद वो पहला इंसान है जिसने हम जैसे गोरे लोगों को देखा है। शायद आज तक वो अपने एरिया से कभी बाहर नहीं गया हो। इसके बाद जेनी जाकर पास के तालाब में तैरने लगती है और वो लड़का शिकार पे चला जाता है। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें वेदर बैलून मिलता है। थोड़ी दूर में एक रिसर्च टीम काम कर रही होती है, पर इन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वहाँ से वो लड़का उन्हें फार्म पे लेकर आता है। जेनी भागते हुए उसके पास जाती है कि शायद यहाँ से उन्हें कोई मदद मिल जाए, लेकिन वो फार्म पूरी तरह से खाली होती है। ये देखकर वो काफी मायूस हो जाती है। यहाँ वो लड़का जेनी से काफी बातें करता है, लेकिन जेनी को कुछ भी समझ में नहीं आता। शायद वो जेनी को पसंद करने लगा है। इसके बाद वो लड़का जॉन को लेकर शिकार करने चला जाता है। वहाँ उसे एक भैंसा दिखाई देता है। वो उससे लड़ने लगता है और जमीन पर पटक देता है। तभी वहाँ पर कुछ गोरे ऑस्ट्रेलियन ट्रक लेकर आते हैं। उन्हें एक भैंसों को अपने ट्रक के पीछे रखा हुआ होता है। वो कई भैंसों को अपनी राइफल से शूट कर रहे होते हैं। वहाँ वो लड़का खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा होता है क्योंकि यह शिकार का सही तरीका नहीं होता है। वो मायूस होकर वापस फार्म में लौट जाता है। जेनी उसे आवाज देती है पर वो नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद वो बाहर चला जाता है। बाहर कई भैंसों की हड्डियां पड़ी हुई होती है। वो उनके बीच में जाकर सो जाता है और हड्डियों की राख से अपनी पूरी बॉडी को पेंट कर देता है। इसके बाद जब वो फार्म में आता है तो जेनी को देखकर वो उसके सामने डांस करने लगता है। शायद वो जेनी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे इस तरह से देखकर जेनी डर जाती है और वो छुप जाती है। वो पूरा दिन और रात बाहर नाचता रहता है। इसके बाद जेनी रात को जॉन से कहती है कि सुबह होने वाली है, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। अगली सुबह जॉन जैसे ही उठता है तो पूछता है कि वो लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जेनी को लगता है कि वो लड़का शायद अपने घर वापस लौट गया हो। ये दोनों सुबह अपनी यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाते हैं। ये जब वहाँ से जाने लगते हैं तो घर के दूसरी तरफ एक पेड़ पर ये उसी लड़के की लाश को देखते हैं। दरअसल उसने अपनी जान ले ली होती है। ये देखकर जेनी को काफी दुख होता है। वो उसकी बॉडी से चींटियों को साफ करती है और इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकलकर सड़क पे पहुँच जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। आगे उन्हें रेगिस्तान में एक माइनिंग टाउन नजर आता है। वहाँ पे एक आदमी होता है और वहाँ से जेनी को मदद मिल जाती है। अब कुछ सालों के बाद हम जेनी को उसी अपार्टमेंट में देखते हैं जिसमें वो रहती थी। अब वो बड़ी हो गई है और उसने शादी भी कर ली है, पर जेनी अभी भी उस लड़के को भूल नहीं पाई है। वो उसके साथ बिताई हुई दिनों को याद करती है और उसकी बातों को याद करती है। और इसी सीन के साथ हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब बात आता है कि आखिर वो लड़का कौन था। दरअसल ऐसा बहुत पहले बार होता था कि कबीले के लोग अपने जवानों को जंगल में अकेले भेज देते थे ताकि वो सर्वाइवल्स की जो कलाएं हैं वो सीख सकें। और वो नौजवान भी ऐसा ही निकला था, मगर उस नौजवान को कहीं ना कहीं ये लगा कि वो इसमें सफल नहीं हो पाया और शायद उसने इसी वजह से सुसाइड कर लिया। बाकी इसकी वजह क्या हो सकती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।